हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 22 मई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है उज्जैन, जबलपुर, रीवा या सागर। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की करंट की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जबलपुर हाई कोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस संजय यादव को कहां का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया जा रहा है। हमारे ऑप्शन हैं इलाहाबाद, हैदराबाद, अमरावती या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है इलाहाबाद। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद का कार्यवाहक चीफ जस्टिस नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, जबलपुर निवासी जस्टिस संजय यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। उनके नाम की अनुशंसा की गई है। एमपी हाईकोर्ट में रह चुके जस्टिस संजय यादव के कई फैसले नजीर बन चुके हैं। ट्रेनों में गर्भवती महिलाओं को लोअर बर्थ देने का फैसला हो या जबरिया बंद या स्ट्राइक करने वालों पर रोक लगाना हो, जस्टिस यादव हमेशा से जनहित के मुद्दों और उनकी तकलीफों को लेकर सजग रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय यादव होंगे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना के मृत व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम। तो देखिए, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोरोना के मृत व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना के मरने वालों के परिवार को सरकार की ओर से 1 लाख मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से लौटने के बाद गुरुवार देर शाम भाजपा विधायकों की वर्चुअल बैठक में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर नियम बनाए जाएंगे। 2 दिन पहले ही सरकार ने कोरोना से मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी देने का फैसला लिया था। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के रेलवे अस्पताल में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है रीवा, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर। देखिए, इसका सही आंसर है भोपाल। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में रेलवे अस्पताल में दूसरा ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भोपाल की निशातपुरा रेलवे अस्पताल में रेलवे कर्मी मरीजों और उनके परिजनों को ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहा है जो 500 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट पैदा कर सकेगा। रेलवे ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें वेंटिलेटरों की संख्या बढ़ाना, ऑक्सीजन वाले बिस्तर बढ़ाना, सामान्य मरीजों के लिए पलंग व मेडिकल उपकरण भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये भोपाल में, आप लोग ध्यान रखना, भोपाल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं रेलवे कर्मियों के लिए। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की 166वीं बैठक में कितने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की गई है। हमारे ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 7। तो देखिए, इसका सही आंसर है 6। हाल ही में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की 166वीं बैठक में 6 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की गुरुवार को आयोजित 166वीं बैठक में निर्णय लिया गया। इनमें नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी देने और
फीस को लेकर 3 प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजे गए हैं। वहीं निजी विश्वविद्यालय की 3 सत्रों में फीस निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। तो 6 नए निजी विश्वविद्यालयों की घोषणा हुई है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना से संक्रमित अधिवक्ताओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो देखिए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोरोना से संक्रमित अधिवक्ताओं को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के कोरोना संक्रमित वकीलों को राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी। इसके लिए मध्य प्रदेश अधिवक्ता चिकित्सकीय कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित सहायता योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत कोरोना संक्रमित एडवोकेट को अधिकतम 25,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत सरकार ने एक मुश्त 25 करोड़ रुपए राज्य अधिवक्ता कल्याण स्कीम के खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। इस राशि में से 5 करोड़ रुपए गंभीर रूप से संक्रमित एडवोकेट के इलाज में खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई 2 तेंदुओं की मौत के कारण संजय गांधी टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है। यह किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मंडला, पन्ना, सीधी या शिवपुरी। तो देखिए इसका सही आंसर है तो सीधी। हाल ही में हुई 2 तेंदुओं की मौत के कारण संजय गांधी टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है। यह सीधी जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी समाहित होता है। संजय गांधी टाइगर रिजर्व जो कि सीधी में है, जिसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी समाहित होता है। बात करें मंडला में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मंडला में हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली। पन्ना में हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और शिवपुरी में हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सीधी में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अपन मई माह के कुछ प्रमुख दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 5 मई को मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और 16 मई को संयुक्त राज्य सशस्त्र सेना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये भी ध्यान रखना। और भारतीय सशस्त्र सेना दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को भारतीय सेना सशस्त्र दिवस मनाया जाता है। 17 मई को हमारा दूर संचार दिवस मनाया जाता है, 17 मई को हमारा दूर संचार दिवस मनाया जाता है और 17 मई को ही हमारा उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, 17 मई को दूर संचार दिवस मनाया जाता है, 17 मई को उक्त रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को हमारा विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है, 20 मई को हमारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 11 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है और 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सारे दिवसों का आप लोग रिवीजन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी जेल पुलिस, एमपी पुलिस, एमपी एसआई के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए आज का हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। हमारे ऑप्शन है भोपाल से, जबलपुर से, इंदौर से या ग्वालियर से। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इंदौर से। पीसी सेठी कौन थे, तो पीसी सेठी हमारे प्रकाश चंद्र सेठ,
प्रकाश चंद्र सेठ। ये हमारे मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री थे। ठीक है, 8वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। और ये कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे मध्य प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री। कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 29 जनवरी 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक। 29 जनवरी 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1920। 19 अक्टूबर 1920 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। भारत के गृह मंत्री कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 2 सितंबर 1982 से 19 जुलाई 1984 तक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, भारत के गृह मंत्री 2 सितंबर 1982 से 19 जुलाई 1984 तक ये भारत के गृह मंत्री रहे थे, प्रकाश चंद्र सेठ। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 29 जनवरी 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और कांग्रेस पार्टी के थे। इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1920 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 1996 में। इनकी मृत्यु 1996 में हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, इंदौर से संबंधित पीसी सेठी, एक लोकप्रिय राजनीतिक, इंदौर से संबंधित है पीसी सेठी प्रकाश चंद्र सेठ। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। और ये पूछ लिया था कौन से मुख्यमंत्री थे, तो ये 8वें मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एमपी सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है? हमारे ऑप्शन हैं पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां। ये योजना हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू नहीं की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। पढ़ें बेटियां और बढ़ें बेटियां मध्य प्रदेश सरकार ने लागू नहीं की, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी 2012 में। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी 2012 में। बात करें लाडली लक्ष्मी योजना की, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2007 को 1 अप्रैल 2007 को ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी। इसके बाद इसे 6 अन्य राज्यों ने भी लागू कर दिया था लाडली लक्ष्मी योजना को। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के बाद ये क्यों लागू की गई थी? तो बालिकाओं के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच और इनके लिंग अनुपात को सुधारने के लिए इस योजना को लागू किया गया था। तो इसकी डेट याद रखना, 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात करें तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी 2006 में। 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लागू की थी। शुरुआत में इसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना था, फिर बाद में शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम बदलकर 2015 में शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम बदलकर कन्या विवाह एवं निकाह योजना रख दिया। कन्या विवाह एवं निकाह योजना रख दिया था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का नाम बदलकर 2015 में इसका नाम बदल दिया था। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं को शादी पर 51,000 रुपए की खर्च सरकार करती है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह करने वाली कन्याओं को शादी पर सरकार 51,000 रुपए खर्च करती है। तो इसकी नाम याद रखना, 2006 में इसका नाम कन्यादान योजना था और 2015 में शिवराज सिंह चौहान ने इसका नाम बदलकर कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया था। बात करें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की, तो ये हमारे 2012 में लागू हुई थी, मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की थी।
तीर्थ स्थानों पर सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा का आयोजन करवाया जाता है इस योजना के तहत, ठीक है, जिससे कि प्रदेश के विभिन्न नागरिक तीर्थ यात्रा कर सकें, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2012 में लागू की गई थी, कन्यादान योजना 2006 में लागू की गई, 2015 में इसका नाम बदलकर कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया गया, लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में शुरू की गई थी, और पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की थी, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर महल कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है धार, ओरछा, उज्जैन या दतिया। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है दतिया। वीर महल हमारा दतिया में स्थित है, ठीक है। इसे दतिया महल कहते हैं, लेकिन इसे वीर महल या वीर सिंह देव महल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वीर सिंह देव के नाम से इस महल को जाना जाता है। यह 7 मंजिला महल है, यह 7 मंजिला महल है, ठीक है। ये कितने मंजिल महल है तो इसको ध्यान रखना, 7 मंजिला यह महल है। इस महल का निर्माण राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित किया गया था। राजा वीर सिंह देव द्वारा 52 महलों में से सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। यह सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित 52 महलों में से सबसे बड़ा वीर महल और सबसे प्रसिद्ध है दतिया में वीर महल, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना। इस महल के निर्माण में 9 साल और 35 लाख रुपए की लागत आई थी। इस महल को निर्माण में 9 साल और 35 लाख रुपए की लागत आई थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, 35 लाख इस महल को बनवाने में लागत आई थी और 9 साल में यह महल बना था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि 52 महलों में से ये सबसे बड़ा है और सबसे प्रसिद्ध है, राजा वीर सिंह देव द्वारा निर्मित, ठीक है। और इसकी मंजिल याद रखना, 7 मंजिल ये स्थित है और दतिया में यह महल स्थित है, वीर सिंह महल, और वीर सिंह देव महल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन से शताब्दी की है? हमारे ऑप्शन है 5 से 7 शताब्दी ईस्वी की, 8 से 5 शताब्दी ईस्वी की, 1 से 3 शताब्दी ईस्वी की, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है 5 से 7 शताब्दी ईस्वी की। बाघ गुफाओं की चित्रकारी 5 से 7 शताब्दी ईस्वी की है, ठीक है। बाघ गुफाओं की बात करें तो ये हमारे धार जिले में स्थित है, धार जिले में स्थित है, और इनकी खोज सबसे पहले डेंजरफील्ड ने की थी। डेंजरफील्ड ने की थी 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में इनकी खोज सबसे पहले डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं की संख्या 9 है। तो आप लोग ध्यान रखना, इन गुफाओं की संख्या 9 है, ठीक है। गुफाओं की संख्या 9 है और इन गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से इन गुफाओं का संबंध है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले 1818 ईस्वी में इनकी खोज डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं की संख्या 9 है और इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। और यह धार जिले में स्थित है। बात करें इनका नाम बाघ गुफा क्यों पड़ा, तो 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद गुफाओं में मनुष्य का जाना बंद हो गया था। मनुष्य वहां पर जाया नहीं करते थे, तो फिर यहाँ पर बाघ निवास करने लगे, इसलिए बाघ गुफा इसका नाम पड़ा, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ठीक है। इस पर इसके मेन फैक्ट आप लोग जरूर याद रखना कि ये धार जिले में स्थित है और इसकी खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी और इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। इन गुफाओं की संख्या 9 है और इनकी चित्रकारी 5 से 7 शताब्दी ईस्वी की है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूंदनी कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है जबलपुर,
प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कूंदनी हमारा जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर को हमारी संस्कार राजधानी कहा जाता है। संस्कार राजधानी है हमारी जबलपुर, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। ठीक है, बंदर कूंदनी है। बंदर कूंदनी किसे कहा जाता है? तो वर्षों पहले ऐसा कहा जाता था कि वर्षों पहले दो पहाड़ियां इतनी पास थीं कि एक ओर से दूसरी ओर बंदर कूद जाते थे, पर बाद में पानी के कटाव ने इन दोनों पहाड़ियों को काफ़ी फासला कर दिया, जिससे इसका नाम बंदर कूंदनी पड़ गया। तो ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, बात करें जबलपुर की तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का मुख्यालय हमारे जबलपुर में स्थित है, और जिसकी दो खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में है। ग्वालियर और इंदौर इसकी दो खंडपीठ हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और जिसकी दो खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय एकमात्र मध्य प्रदेश का जबलपुर में स्थित है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो हमारे जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना। यहाँ पे पर्यटन स्थित कौन कौन से हैं स्थल? तो यहाँ पे मदन महल है, 64 योगिनी मंदिर है, भेड़ाघाट है, धुआंधार वो है, वो जैन तीर्थ है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, जैन तीर्थ, मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट, यहाँ पे ये देखने योग्य हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, मदन महल, भेड़ाघाट, 64 योगिनी मंदिर ये काफ़ी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर हमारा खजुराहो में भी स्थित है और मुरैना में भी स्थित है। ठीक है, तो ये 3 जगह स्थित है, आप लोग ये ध्यान रखना। और यहाँ त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी है जबलपुर, जो कलचुरी वंश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था कि लांजी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कटनी, नीमच, बालाघाट या मंदसौर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बालाघाट। लांजी का किला निम्न में से बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, लांजी का किला बालाघाट जिले में स्थित है। इस किला गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। यह किला गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना कि लांजी का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और बालाघाट में लांजी नगरी है, लांजी नगरी है, जिसमें लांजी का किला है, लांजी का किला। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, बालाघाट में लांजी नगरी में लांजी का किला स्थित है। और लांजी का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, यह किला गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। बालाघाट लांजी नगरी में यह लांजी का किला स्थित है, बालाघाट में। और लांजी का किला एक ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये गोंड राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। बात करें बालाघाट की, तो बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है, मैग्नीज नगरी कहा जाता है। यहीं पर मलासखंड तहसील के नाम से तांबा निकाला जाता है, मलासखंड तहसील से तांबा निकाला जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदान भरवेली यहीं पर है, बालाघाट में। तो आप लोग ध्यान रखना, मैग्नीज की खदान भरवेली यहीं बालाघाट में स्थित है, भरवेली। ठीक है, इसीलिए इसे बालाघाट को मैग्नीज की नगरी कहा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। मलासखंड तहसील से तांबा निकाला जाता है और सबसे बड़ी मैग्नीज खदान यहीं पर है, भरवेली, बालाघाट में ही है। और बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? तो बालाघाट जिले को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ऐसे ही धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को डेली आप लोग देखते रहिए, और डेली धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे डेली एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं,
जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नाम से। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।